हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा बार इन क्वेश्चनों को कंपटीशन एग्जाम्स में रिपीट किया गया है। खासकर एसएससी रेलवे के एग्जाम्स में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपके जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो या फिर एसएससी सीएचएसएल सीजीएल का कोई भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, अपेक्षिक आर्द्रता अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जो इसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। आपको हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। हाइग्रोमीटर जो होता है ये वातावरण के अंदर जो नमी होती है यानी कि अपेक्षिक आर्द्रता होती है वायुमंडल के अंदर, उसको मापता है हाइग्रोमीटर। जबकि हाइड्रोमीटर जो होता है ये द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बैरोमीटर, ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। वहीं पर मैनोमीटर जो होता है ये द्रव के दाब को मापने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के अंदर जो बूंदें गिरती हैं आसमान से वो गोलाकार होती हैं। तो इसका कारण ये होता है कि वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं, क्योंकि द्रव का एक गुण होता है कि वो अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है। इसी वजह से जब बादल से बूंदें गिरती हैं सो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम से कम रखने के कारण द्रव अपने बाहरी पृष्ठ पर एक बल या तनाव उत्पन्न करता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं और इसकी वजह से जो वर्षा की बूंद होती है ये गोलाकार होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है। तो लैंप जो होता है उसके अंदर एक बत्ती लगी होती है जहाँ पर ऊपर की तरफ से हम उसे प्रकाशमान करते हैं यानी कि आंच लगाते हैं, और नीचे से जो तेल होता है उस बत्ती के अंदर वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। तो इसका मेन रीजन होता है केशिकत्व। केशिकत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर बाल की तरह पतली पतली संरचना यानी कि पतली पतली नलिकाओं द्वारा द्रव ऊपर की ओर अपने आप चढ़ने लगता है। और इसी तरह से जो बाती होती है लैंप के अंदर उसमें भी पतली पतली केश नलियां बनी होती हैं जिसमें से होकर द्रव ऊपर की तरफ चढ़ता है, अर्थात कैरोसिन ऊपर की तरफ चढ़ता है और लैंप की बत्ती प्रकाशमान हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दोस्तों प्रकाश वर्ष अर्थात वर्ष जब आप लोग सुनते हैं तो आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि शायद ये समय की इकाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। दरअसल प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। ओके, 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय की जाती है प्रकाश द्वारा। तो इसी के संदर्भ में जब प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो ये एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा। ओके, इनको जब आपस में गुणा किया जाता है तो तब आती है प्रकाश वर्ष इकाई। और यहाँ पर जो दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, इसका मान निकल कर आता है 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर। ओके, तो इतनी जो दूरी होती है ये मापी जाती है प्रकाश वर्ष के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दूरी का। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन द्वारा किया गया था। न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर आपस में आकर्षण बल लगाती है, तो जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा वो वस्तु उतना ज़्यादा दूसरी वस्तु पर आकर्षण बल लगाएगी। जिस तरह से पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है तो ये भी एक प्रकार का आकर्षण बल है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। यानी संवेग संरक्षण का मतलब होता है कि जब कोई बंद निकाय एक नियत वेग से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, यदि इस बंद निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो इसका संवेग नियत बना रहेगा। यहाँ पर संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है वो सदैव नियत रहेगा। यही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम क्या है। तो एंगस्ट्रॉम दूरी का एक मात्रक है जिसको हम एटॉमिक लेवल पर यानी कि बहुत छोटी दूरियां मापने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। और इसका मान होता है, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर में से अगर हम 1 अरबवां हिस्सा लेंगे, ठीक है, 1 अरब हिस्से उसके करेंगे तो वो जो 1 अरबवां हिस्सा होता है वो होता है एक एंगस्ट्रॉम। अब आप सोच लीजिए कितनी छोटी इकाई होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह। अब आप बताएं कि अगर कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूम रहा है, किसी घुमाव पर घूम रहा है, तो वह किसकी तरफ झुकेगा। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई साइकिल सवार जब किसी मोड़ पर से गति करता है, घूमता है, तो वह अंदर की ओर झुकता है। तो अंदर की ओर जो बल लगता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल, जबकि मोड़ से बाहर की तरफ जो बल लग रहा होता है संतुलन बनाने के लिए वो होता है अपकेंद्रीय बल। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? लेंस की शक्ति का मात्रक डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। ओके, लेंस की शक्ति का मात्रक डायप्टर होता है। लेंस जो है वो नेगेटिव पावर के अंदर भी आते हैं, माइनस डायप्टर के अंदर भी आते हैं और प्लस डायप्टर के अंदर भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो जब हम घड़ी के अंदर चाबी भर देते हैं तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अगर हम उस वस्तु की उस स्थिति को वहाँ से रिलीज करेंगे तो वहाँ से कुछ एनर्जी होगी, वो गतिज ऊर्जा के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, वो होता है mgh। यहाँ पर m उस वस्तु का द्रव्यमान है, g उस वस्तु पर जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h है कि वो वस्तु कितनी ऊंचाई पर रखी हुई है। तो उस वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वही होती है स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है mgh। जबकि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv², और इसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पर m द्रव्यमान है और v है उस वस्तु की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलायन वेग का मान कितना होता है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पलायन वेग होता क्या है। दरअसल पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, यानी कि जब हम ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ को फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर वापस आ जाती है, यानी कि पृथ्वी इसे अट्रैक्ट कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। लेकिन अगर हम इसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ हम अगर भेजते हैं तो ये वस्तु कभी भी धरती पर वापस नहीं आएगी। और इसी सिद्धांत पर जो रॉकेट वगैरह अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित किए जाते हैं वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, और इसलिए वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आते, और इसी को बोला जाता है पलायन वेग। ओके, जैसे कि चंद्रमा का पलायन वेग जो होता है वो होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, क्योंकि जल जो होता है ये एक असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। जब हम इसे 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक लेकर जाएंगे, 0 डिग्री पर जल बर्फ़ में बदल जाता है, तो जब हम इसे 4 डिग्री तक लेकर जाएंगे तो इसके आयतन में क्या होगा, इसके आयतन के अंदर कमी होगी, यानी कि इसका घनत्व बढ़ेगा। और जब हम 4 डिग्री से आगे की तरफ लेकर जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसके आयतन में वृद्धि होगी और इसका घनत्व कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व मैक्सिमम और आयतन जो होता है मिनिमम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में -40 डिग्री सेल्सियस पर इन दोनों का मान समान होता है। अब देखिए, आप लोग टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदल सकते हैं। उसके लिए आप लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि C-0/100 इज इक्वल्स टू F-32/180 इज इक्वल्स टू K-273/100 इज इक्वल्स टू R-0/80। यहाँ पर C है सेंटीग्रेड, F है फ़ारेनहाइट, K है केल्विन और R है डिग्री र्यूमर। तो इन चारों जो यूनिट्स हैं इनके अंदर आप तापमान को एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है एग्जाम्स में। राइट आंसर होगा रोएंटजन। रोएंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे किरणों की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य की शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 310 केल्विन तक होता है। इसे आप याद रखेंगे कि या तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे आप याद रखेंगे। और जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में ही मापते हैं। ठीक है, इसीलिए जब किसी को बुखार हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि 102 डिग्री या 104 डिग्री हो गए, तो वो डिग्री बेसिकली डिग्री फ़ारेनहाइट में है, क्योंकि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर ही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये 1 से 2 डिग्री सेल्सियस 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज होता है बुखार के अंदर। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया आँखों से संबंधित वह बीमारी है जिसके अंदर रोगी को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ओके, यहाँ पे नाम से कंफ्यूज मत होना। दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में क्या होता है?
तो दूर दृष्टि दोष का बिल्कुल विपरीत होता है ये। निकट दृष्टि दोष जो होता है, इसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगी, और इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर दूर की वस्तु जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? तो आपने जो स्पेक्ट्रम होता है, जब हम सफ़ेद लाइट को प्रिज्म में से होकर गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो ये तरंग दैर्घ्य के आधार पर ही विभाजित होती है। इसका आपने फॉर्म देखा होगा, ये बनता है VIBGYOR। ओके, यहाँ पर वॉयलेट कलर जो है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, यानी कि इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, और रेड कलर जो होता है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, इसलिए लाल रंग जो है ये दूर से भी दिखाई दे जाता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राइमरी कलर्स का मतलब होता है कि ऐसे कलर्स जिनके द्वारा प्रत्येक कलर को बनाया जा सके। तो ये कलर होते हैं लाल, हरा और नीला। ओके, नीला, हरा और लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। तो इन तीनों कलर को जब हम आपस में मिला देंगे तो ये सफ़ेद कलर बनाते हैं, और जब हम इनको आपस में अलग अलग अनुपात में मिलाते हैं तो इनसे बाकी सभी कलर्स को डिज़ाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगमरीचिका बनने का क्या कारण है? मृगमरीचिका बनने का मुख्य कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो किरण अभिलंब से दूर हटती है, कि ये अभिलंब है तो वो किरण अभिलंब से दूर हटती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अपने माध्यम में वापस चली जाती है। ओके, सघन माध्यम से प्रवेश कर रही है और यहाँ पर अभिलंब से टकराकर और वापस अपनी दिशा में वापस अपने माध्यम में चली जाती है। तो इस तरह से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, और इसी की वजह से मृगमरीचिका बनती है, यानी कि सड़कों पर जो आपको पानी वगैरह दिखता होगा या फिर रेगिस्तान में ज़्यादा गर्मियों में आपको ऐसा आभास होता है कि सामने पानी भरा हुआ है सड़क पर, ठीक है, तो वो किसके कारण बनता है? इसी परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, और इसे मृगमरीचिका या फिर मृग तृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन्हें आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।